बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो ये है कि आपकी हुकूमत और आपका दफ्तर खारजा जो है वो काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की रोशनी में जो टू स्टेट फार्मूला है वही मसला फ़लस्तीन का हल है, यानी कि एक जो स्टेट ऑफ इजराइल है वो भी कायम रहे और एक जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको भी कायम कर लें और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो आज अटैक किया है इजराइल ने तेहरान में और इस्माइल हानिया को शहीद किया, इसके बाद अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो टू स्टेट फार्मूले को सपोर्ट करे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो आज शहादत का मामला पेश आया है इस्माइल हानिया का, कितना खतरनाक है और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, ये गैर मुतवक्का नहीं है, इसलिए कि इजराइल की तरफ से मई 2024 में भी ईरान के शहर इस्फहान में जो इजराइल की एक अहम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी उस पर अटैक किया गया था। उससे पहले भी ईरान के अंदर इजराइल जो है वो काफ़ी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका है, बल्कि कुछ कार्रवाइयाँ तो ऐसी भी थी कि जो ईरान के कुछ अहम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अगर अपने घर से निकले दफ्तर जा रहे हैं और रास्ते में किसी चौराहे पे रुके हैं तो मोटरसाइकिल पे एक आदमी आता है और उनकी गाड़ी पर बम लगा के भाग जाता है और बम फट जाता है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस्माइल हानिया साहब को जो वहाँ पे आज तकरीब हो रही थी तेहरान में, वहाँ पर उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था और ख़ुद इस्माइल हानिया साहब को भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन शायद वो इसलिए चले गए कि उनका ख्याल था कि यहाँ पर इतना बड़ा नए सदर की तकरीब हो रही है तो सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त होंगे, तो वो चले गए। तो आप देखें कि जो इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कितना मजबूत है कि उन्होंने वहाँ पर तलाश कर लिया कि इस्माइल हानिया साहब जो है वो कहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने उनको वहाँ पे अटैक किया और उनके गार्ड से शहीद कर दिया। तो इससे मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ ये ईरान जो है उसका टेस्ट केस नहीं है, ये एक और भी तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC जिसको कहते हैं, उसका भी टेस्ट केस है। तो आज अगर ईरान जो है वो इजराइल के हमले की जद में आया तो कल को कोई और मुस्लिम मुल्क भी इसकी जद में आ सकता है। तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए और इसमें पाकिस्तान को इस वक्त एक लीड रोल प्ले करना चाहिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि माजी करीब में फ़लस्तीन के मसले पे बहुत उन्होंने एक पुरअज़म और जो कायदे आज़म की पॉलिसी है उसके मुताबिक स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनको चाहिए कि एक रोल प्ले करें और जो OIC है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसका फौरी तौर पे इजलास ऐसे ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से मामलात हैं जिससे आपको लगता है कि OIC को एक इफेक्टिव बॉडी बनाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले की जो सूरत हाल है, इससे पहले OIC का जितना भी रद्द-ए-अमल रहा है इस सारे मामले को लेकर 7 अक्टूबर से कशीदगी चल रही है, वो भी सबके सामने। देखिए मेरे भाई, OIC जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि OIC 1969 में कायम हुई थी मस्जिद अक्सा को जब नजर आतिश किया गया था। तो OIC बराह रास्त जो है मसला फ़लस्तीन की पैदावार है और उस वक्त भी पाकिस्तान जो है उस पर एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी। लेकिन जब उस वक्त कुछ अरब कंट्रीज ने इंडिया को OIC का मेंबर बनाने की कोशिश की थी तो वो जनरल याहिया खान ने उस कोशिश को नाकाम बनाया था और बाद में उसके चंद सालों के बाद 1974 में लाहौर में OIC का सरबराही इजलास हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पहली दफ़ा जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन है उसके सरबराह यासिर अरफ़ात साहब को वहाँ पर बुलाया गया और उनको OIC का मेंबर बनाया गया और उनको पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में उनको एक रिकग्निशन मिली थी। तो पाकिस्तान का बड़ा किरदार है OIC के हवाले से और मसला फ़लस्तीन के हवाले से। तो अब दोबारा अगर पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले करे, पाकिस्तान ही की कोशिशों से जो सऊदी अरब के सरबराह थे जनाब शाह फैसल साहब, पाकिस्तान और शाह फैसल ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और इजराइल के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक मंसूबा तैयार किया गया, इजराइल के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की गई और इसराइल बैकफुट पर चला गया। तो अभी OIC जो है वो अगर अरब के साथ मिलकर फौजी कार्रवाई न करे, सिर्फ जो इजराइल और उसके जो हमायती हैं उनके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दे और इसमें जो मेन रोल है वो अरब कंट्रीज प्ले करेंगे जो कि सिर्फ तेल बंद कर सकते हैं इन इसराइल का और उसके इत्तेहादियों का। तो कुछ तो आप करेंगे ना, लेकिन अगर आप एक इक़्तिसादी पाबंदियों का हथियार जिसको आप कामयाबी के साथ पहले इस्तेमाल कर चुके हैं
उसको आप दोबारा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं मीर साहब, करेंगे एक और इदारा क़याम अमल में आया था ताकि दुनिया में मजीद जंग ना हो, मजीद खून रेजी ना हो, अमन का क़याम अमल में लाया जा सके, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशन जब फेल हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो वजूद में आया अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन इसका किरदार भी अब सबके सामने है कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन आती है तो उसे वीटो कर दिया जाता है। तो इस तरह तो अक़वाम मुत्तहिदा भी एक्सपोज हुआ। देखिए भाई, OIC इसलिए बनी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा फेल हो गई थी और जो फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, इसलिए OIC बनी थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी की कहानी तो बहुत पुरानी है और उसी कहानी में से नई कहानी निकली जिसका नाम OIC था। अब अगर OIC भी नाकाम हो जाएगी तो फिर आप याद रखिए कि जो मुस्लिम ममालिक की जो हुकूमतें हैं उन पर अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक्सट्रीमिज्म की और जलाओ गिराव की एक नई लहर जो है वो फैल सकती है, जिसका अल्टीमेट निशाना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान नहीं बल्कि अमेरिका और मगरबी हुकूमतें भी हों। तो अगर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए इजराइल को लगाम ना डाली तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एंटी अमेरिकनिज्म। मीर साहब, अभी तक अमेरिका का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना कोई बयान सामने आया। वैसे तो सूरत हाल जो है वो ऐसी दिखती है कि अमेरिका जो है वो अलाई नजर आ रहा है इजराइल का। तो लगाम डालने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना होगा या फिर चाइना को? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो सामने आए और इनको लगाम डालें इजराइल को? चाइना का इसमें मुझे कोई किरदार नजर नहीं आता। चाइना ने तो सिर्फ ये अच्छी एक कोशिश की चाइना ने कि उसने माजी करीब में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुफाहमत के लिए एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया और सऊदी अरब और ईरान के करीब आने से इजराइल जो है वो काफ़ी खौफजदा था। लेकिन आप देखें कि उसके बाद से ही इजराइल ने कोशिश की कि कुछ जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको और कुछ अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनको उसने बहुत से इंसेंटिव्स दिए और कोशिश की कि वो इजराइल को रिकग्नाइज कर लें। और जब 2022 में ये कंफर्म हो गया कि अब तकरीबन 7-8 इस्लामी ममालिक जो हैं वो इजराइल को अब रिकग्नाइज कर लेंगे, तो तब डिसअपॉइंटमेंट में हमास ने ये अटैक किया था पिछले साल इजराइल के अंदर और उसके नतीजे में ये हुआ कि आप देखें कि उन्होंने अपने हजारों बच्चे और औरतें मरवा ली, लेकिन जो मंसूबा था इसराइल का उसको नाकाम बना दिया और वो अरब कंट्री जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो चुके थे वो उसको तस्लीम नहीं कर चुके। अब जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा खास तौर पे पाकिस्तान में, वो ये है कि आपकी हुकूमत और आपका दफ्तर खारजा जो है वो काफी अरसे से ये कह रहा था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की रोशनी में जो 2 स्टेट फार्मूला है वही मसला फ़लस्तीन का हल है, यानी कि एक जो स्टेट ऑफ इजराइल है वो भी कायम रहे और एक जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको भी कायम कर लें और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो आज अटैक किया है इजराइल ने तेहरान में और इस्माइल हानिया को शहीद किया, इसके बाद अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो 2 स्टेट फार्मूले को सपोर्ट करे, क्योंकि 2 स्टेट फार्मूला जो है वो हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो स्टांस है उसकी वायलेशन है। लेकिन इस पर खुल के इसलिए बात नहीं होती कि इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो अब तो हर कोई बात करेगा कि 1948 में कायद-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रूमैन को जो खत लिखा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, तो अब कायद-ए-आज़म का वो जो खत है वो आज मजीद रेलेवेंट हो गया और हर कोई उसी की बात करेगा। मीर साहब, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, आपने बड़ी अहम बात की कि अब जो स्टांस है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का वो 2 रियासती हल नहीं हो सकता इस हमले के बाद। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई स्टेट अहम ऑफिशियल्स को इसराइल की जानिब से अटैक किया गया, बराह रास्त निशाना बनाया गया। देखिए भाई, मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसके और अरब कंट्रीज के जो हुक्मरान हैं उनमें बड़ा फर्क है। सही। पाकिस्तानी रियासत जो है ना इसकी जो असास है, इसकी जो बुनियाद है, ये कायद-ए-आज़म ने जो रखी थी तो उसमें सिर्फ एक अलहदा ममलकत बनाने का मुतालबा शामिल नहीं था। आप सिर्फ ये काम करें, 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में करारदाद मंजूर हुई थी जिसको आप करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट निकलवाएं। वो एक नहीं 4 करारदादें मंजूर हुई थी। पहली करारदाद एक अलहदा मुल्क के बारे में थी, दूसरी करारदाद थी वो फलस्तीनी मुसलमानों की हमायत के बारे में थी और फिर उसके बाद मुसलसल कायद-ए-आज़म की सरबराही में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फलस्तीनियों की हमायत करती रही, बल्कि जो मुफ्ती आजम फलस्तीन थे मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं
उनका कायद-ए-आज़म के साथ बराह रास्त राब्ता था और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को अमेरिका और बरतानिया ने एक मोस्ट वांटेड पर्सन, एक इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना न सिर्फ उनको सपोर्ट करते थे बल्कि फलस्तीन फंड कायम किया कायद-ए-आज़म ने और इमदाद जमा करके वो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को देते थे। और इसीलिए मैंने हवाला दिया है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को जो कायद-ए-आज़म का खत है उसका हवाला दिया है। उस खत को अगर आप सामने रखें तो पाकिस्तानी हुकूमत या हमारा दफ्तर खारजा टू स्टेट फार्मूले को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो पहले भी अक्सरियत पाकिस्तान के लोगों की यही समझती थी कि ये टू स्टेट फार्मूले की हमायत गलत है। अब जब इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है तो उसके बाद पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो जब टू स्टेट फार्मूले की हमायत करेगा तो उससे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल ने मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपने लिए नफरत में इजाफा किया है। जी, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान को अपना स्टैंड तब्दील करना होगा, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के साथ जो 57 इस्लामी ममालिक हैं उनको यकजा होकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जो सबका एक ही हो और एक मैसेज पहुंचे इजराइल तक, ताकि एक उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जब एक आवाज़ उठाई जाएगी तो शायद इजराइली और सेहूनी फोर्सेस जो हैं और रियासत जो है उसको लगाम डाली जा सके। देखिए, ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि इस वक्त OIC को एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन OIC के रास्ते की रुकावट OIC के अपने ही कुछ मेंबर्स हैं। मसलन ये जो भी इजराइल ने अग्रेशन किया है, जो कत्लेआम किया है गजा में, ये मिस्र की मदद के बगैर तो मुमकिन नहीं था। मिस्र जो है वहाँ पे जनरल सीसी की हुकूमत है, तो उसको तो सारी दुनिया को पता है कि वो इजराइल का सपोर्टर है। तो जनरल सीसी जो है उसकी लगाम जो है वो 2-3 अरब कंट्रीज के पास है। तो ये जो अरब कंट्रीज हैं इनको चाहिए कि हालात की नज़ाकत को समझें और उनको ये रियलाइज करना होगा कि अब भी अगर वो OIC को इफेक्टिव नहीं बनाते, और एक और मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि एक 40 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उन्होंने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई हुई है। जनरल राहील शरीफ साहब है और उसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है। तो उसका क्या काम है, उसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप OIC के प्लेटफॉर्म से कोई मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे, कोई इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो सकती है और एक एंटी अमेरिकनिज्म की और इजराइल के खिलाफ नफरत की ऐसी आग फैलेगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपने मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल सर, और वो ये कि क्या आपको लगता है कि जैसे अमेरिका में इंतखाबात करीब है वहाँ चेंज ऑफ कमांड नज़र आएगी, बरतानिया में चेंज ऑफ कमांड हो चुकी, अभी खुद ईरान में भी उनके नौ मुंतखब ईरानियन प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़गिशी साहब, तो आपको क्या लग रहा है कि ये अब जब चेंज ऑफ कमांड हो रही है इन तमाम ममालिक में तो इसके बाद को सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? देखिए, ये जो आज इजराइल ने जारहाना कार्रवाई की है, इस्माइल हानिया को शहीद किया है, इसका अमेरिका के इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा और वो असर इस तरह पड़ेगा कि जो गजा में जो इजरायली जारहियत है उसके बाद से जो अमेरिका के मुसलमान हैं वो ये समझते थे कि जो बाइडन की जो हुकूमत है उसने इजराइल को रोका नहीं है और जो बाइडन जो है वो फलस्तीनी मुसलमानों के कत्ल में बराबर का शरीक है और उसकी वजह से उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब ट्रंप जो है वो खुद भी इजराइल का सपोर्टर रहा है। ट्रंप ही के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने जो अपनी एम्बेसी है वो तेल अवीव से उसको यरूशलेम यानी कि बैतुल मक़दस से मुंतकिल किया था। लेकिन अमेरिका के जो मुसलमान हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो ये समझते थे कि जी जो बाइडन है वो गलत था तो इसलिए हम ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। और उसकी एक और वजह भी है कि बहुत से जो अमेरिकी मुसलमान हैं वो ये समझते हैं कि जनाब मौजूदा सूरत हाल में जो ट्रंप है वो मजलूम है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब ट्रंप जो है अगर उसने अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखनी है और अमेरिकी मुसलमानों के वोट लेने हैं तो उसको इजराइल की मजम्मत करनी पड़ेगी और अगर वो मजम्मत नहीं करता तो इसका फ़ायदा कामिला हैरिस को होगा। अब कामिला हैरिस जो है वो अगर मुसलमानों के वोट लेने के लिए इजरायली अग्रेशन की मजम्मत कर देती है तो उसको फायदा होगा। तो ये कंपटीशन है। देखिए, कामिला हैरिस और ट्रंप में से सबसे पहले कौन इजराइल की मजम्मत करता है? जो पहले मजम्मत करेगा वही लाखों और वोटर्स उसकी जानिब आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और इस अहम टॉपिक पर जो हुई इस्माइल हानिया जिनको जहाँ भाग किया गया तेहरान में वो अपने रिहाइशगाह पर मौजूद थे उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे।